वेलकम बैक। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे की सबसे पहले करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच भूटान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और कल से 2 दिन के भूटान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम के इस दौरे को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। 21 से 22 मार्च तक भूटान की राजकीय यात्रा करेंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और भूटान एक अनूठी और स्थायी साझेदारी साझा करते हैं जो आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना में निहित है। बयान में यह भी कहा गया है कि यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी पहले नीति पर जोर देने के अनुरूप है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर जाएंगे। 21 से 22 मार्च भूटान की राजकीय यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अपनी भूटान यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राजा महामहिम जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा महामहिम जिम्गे से भी मुलाकात करेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि प्रधानमंत्री अपने भूटान समकक्ष शेरिंग टोब्गे से भी बातचीत करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुलाकात का भी कार्यक्रम, और इसे लेकर अब पूरी तैयारियां की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और भूटान एक अनूठी और स्थायी साझेदारी साझा करते हैं जो आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना से निहित है। तो आपको ये भी जानकारी देते चले कि भूटान के प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते ही अपने 5 दिवसीय दौरे के तहत भारत पहुंचे थे। जनवरी में ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था और इस पद पर आसीन होने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न उद्योगों के प्रमुखों के साथ मीटिंग भी की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर जाने वाले हैं और इसे लेकर पूरी तैयारियां की जा रही। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी ओडिशा की। दरअसल कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है। ओडिशा में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। 12 ऐसे जिले हैं जो कि बारिश की चपेट में हो सकते हैं। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मयूरभंज, केंदुझर, जाजपुर, अनुगुल ये ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना है। ढेकनाल, कालाहांडी, बलंगीर, सुबर्णपुर ये तमाम वो जिले हैं। बौद्ध, कटक, नयागढ़, कंधमाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो 12 जिले हैं कुल जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के कई ऐसे जिले हैं जो आने वाले दिन में बारिश की चपेट में हो सकते हैं और इसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे वहां पर बारिश शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। वज्रपात की भी यहाँ पर आशंका है, आकाशीय बिजली गिरने की भी यहाँ पर संभावना है। इसको लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर लोगों को पहले ही चेता दिया गया है कि आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। तो चाहे वो किसान हो, चाहे जो खुले में जो अपना व्यापार करते हैं, रेडी लगाते हैं, ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा मुश्किलें ऐसे मौसम में बढ़ जाती है। किसान जिसकी कटी हुई फसलें हैं, जो खलिहानों में रखी हुई हैं, खेतों में रखी हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ऐसे में हो जाता है बारिश की वजह से। तो पहले ही मौसम विभाग की तरफ से ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले कुछ दिन थोड़े से मुश्किल भरे हो सकते हैं मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से। और 12 कुल ऐसे ज़िले हैं जो कि बारिश की चपेट में आ सकते हैं और इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग ने। तो ओडिशा के कई ज़िलों में बारिश की संभावना, बारिश वहाँ पर लगातार हो रही है। आकाशीय बिजली का भी अलर्ट वहाँ पर जारी कर दिया गया है। अखबारों में और कौन कौन सी बड़ी खबरें आपको बताते हैं, जैसे कि बीजेपी के महामंथन से जुड़ी हुई 24 फतेह की तैयारी लगातार बीजेपी इस वक्त कर रही है। और इसी बीच लगातार हम आपको बता भी रहे कि दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज इस मीटिंग में मौजूद रहे और उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा इसमें की गई। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है। मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी। पीएम आवास पर बैठक हुई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के ऊपर चर्चा की गई। वहीं आज भी देखिए बीजेपी की सीईसी की बैठक बुलाई गई है। लगातार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है उसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रत्याशियों के नामों के ऊपर मंथन भी लगातार जारी है। रंजना।
बिल्कुल। तो देखिए, पीएम आवास पर यह मीटिंग हुई है और इस बैठक में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। तो बीजेपी का मंथन 24 विजय पर चिंतन, और इसे लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाकी उम्मीदवारों के नाम इसमें फाइनल होते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र पर हो सकती है चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए बीजेपी लगातार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से मंथन कर रही है, रणनीति बनाते हुए आगे किस तरह से 400 पार सीट हासिल कर सके, इसे लेकर चर्चा जारी है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र पर हो सकती है चर्चा। दरअसल उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे जो बाकी बचे हुए हैं। 22 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में आपको बताते चले कि जो बचे हुए राज्यों के नाम हैं, उन उम्मीदवारों के नामों पर यहां पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र पर हो सकती है चर्चा। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, बीजेपी से जुड़ी हुई तीसरी लिस्ट क्योंकि आने वाली है। बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी की बात करें तो जल्द अब जारी हो सकती है बीजेपी की तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रंजना ने भी बताया कि मंथन लगातार जारी है। जो ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी घोषणा नहीं हुई है, कुछ ऐसी सीट है जहां पर मंथन अभी चल रहा है। तो कल देर रात तक बैठक हुई, उसमें बैठक में कई नामों पर मोहर लगी है और अब इंतजार हो रहा है तीसरी लिस्ट का। तीसरी लिस्ट अब जल्द आ सकती है और ये जानकारी मिल रही है कि ये जो तीसरी लिस्ट आएगी उसमें कई ऐसे नाम हो सकते हैं जो सबको चौंका सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एनडीए में राज दिलाएंगे दिल्ली का ताज। अमित शाह से मुलाकात, क्या बात बन गई है? तमाम सवाल खड़े होते हैं। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात हुई और महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर चर्चा इस बाबत की गई है। अब सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने दरअसल 2 सीटों की मांग फिलहाल यहाँ पर की है। एक तरफ एमडीए की मीटिंग, कई बार आपने देखा है कि अमित शाह के आवास पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल होते हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अपने अपने हिसाब से लोग कयास लगा रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात हुई, क्या बात बन गई उनकी राज ठाकरे की, इनसे तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये खबर मिल रही है कि 2 सीट्स की मांग फिलहाल इनकी तरफ से की गई। राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की, सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एनडीए को एक नया साथी मिल सकता है, क्योंकि एमएनएस प्रमुख की ये मुलाकात और ये तस्वीरें कई मायनों में कई बातें दर्शाती हुई नजर आती हैं। 2 से 3 सीटें लगातार एमएनएस प्रमुख के द्वारा मांगी जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ में कल एमएनएस प्रमुख दिल्ली पहुंचते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो गृहमंत्री के साथ में मुलाकात करते हैं। मुलाकात काफी देर तक चलती है और इस मुलाकात के बाद ये तस्वीरें जो आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने आती हैं। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए का दामन राज ठाकरे एमएनएस थाम सकती है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में खासा तौर पर बीजेपी को, एनडीए को बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ सकता है। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बता दें कि चिराग पासवान और बीजेपी की यारी चाचा पर पड़ी भारी, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से कल इस्तीफा दे दिया। गठबंधन में सीट ना मिलने की वजह से पशुपति पारसनाथ बहुत ज्यादा नाराज चल रहे थे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट दी गई और पशुपति पारसनाथ की पार्टी को सीट नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो नाराज थे। उनके द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि मेरे साथ में नाइंसाफी हुई है, आगे का फैसला बाद में करेंगे, और इस्तीफा उनके द्वारा दे दिया गया। और क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ।
बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर दिल्ली से। उपेंद्र कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट सामने आया है। चुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई कि सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत पर चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद विनोद तावड़े की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक लोकसभा और एक एमएलसी सीट देना तय है, ये पहले से तय किया था। विनोद तावड़े का ये बयान। हमने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, विनोद तावड़े ने कहा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है और सीट बंटवारे के तहत बीजेपी 17, जेडीयू 16, लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली है, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट मिली है। बताया जा रहा है कि एक सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाखुश हो गए थे और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने दिल्ली में आरएलएम मुखिया उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। दोनों की मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा की गई दोनों के बीच। विनोद तावड़े की यह मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली आवास पर हुई और मुलाकात के दौरान विनोद तावड़े ने कुशवाहा को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूला को पूरा करने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विनोद तावड़े ने यह भी कहा कि बिहार में आरएलएम को लोकसभा की एक सीट चुनाव लड़ने के लिए दी गई है और आने वाले दिनों में बिहार विधान परिषद की भी एक सीट जो अब खाली हो गई, उनकी पार्टी को दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी झारखंड की सियासी हलचल की। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले जेएमएम को एक और बड़ा झटका लग गया है। बीजेपी में शामिल हुई हैं सीता सोरेन। जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन और ये आप तस्वीरें देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं शामिल होते हुए। लेकिन इस दौरान क्या कुछ कहा गया, सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं। मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही, लेकिन कहीं ना कहीं इतने साल गुजारने के बाद भी जिस मुकाम तक हमें पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि 24 साल झारखंड अलग राज्य बन के हुआ और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है। तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। तो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को फिलहाल आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में शामिल हुए तरनजीत संधू भारत के राजदूत रहे हैं। तरनजीत संधू श्रीलंका, अमेरिका में भारत के राजदूत रहे और पंजाब से बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं तरनजीत। अमृतसर से तरनजीत को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अमृतसर में अभी तक का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था और ऐसे में अब चूंकि इनकी एंट्री हो चुकी बीजेपी में, सदस्यता इन्होंने ली और इनका स्वागत यहाँ पर हुआ है फिलहाल। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है अमृतसर से इन्हीं को टिकट दिया जाए और फिलहाल पार्टी को यहाँ पर बड़ा चेहरा तरनजीत सिंह के संधू के रूप में फिलहाल मिल चुका है। तो भाजपा पंजाब में बहुसंख्यक सिखों के बीच अपना समर्थन व्यापक बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है और उसे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में राज्य में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है और ऐसी संभावना है कि भाजपा उन्हें पंजाब के अमृतसर से लोकसभा उम्मीदवार बना सकती है। और अमृतसर के रहने वाले हैं तरनजीत सिंह संधू और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुघ की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। भाजपा में शामिल होने पर संधू ने भारत अमेरिका संबंधों की प्रगति के बारे में भी बातचीत की है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। उन्होंने ये कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी को लगातार फायदे हो रहे हैं। एक तरफ जहां तरनजीत शामिल हुए बीजेपी में, वहीं अभी सीता सोरेन के बारे में भी हम बता रहे थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामना। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बिहार की बात, बिहार में जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच आपको बता दें कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने सभी पदों से जेडीयू में इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल इसको एक बड़े झटके के तौर पर जेडीयू के लिए देखा जा रहा है।
बढ़ते खबरों में आगे देखिए, शक्ति का अपमान, सियासी घमासान, जिसे लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि हिंदू आस्था का अपमान करना राहुल गांधी की फितरत है। देश इनको देगा जवाब और राहुल गांधी के शब्द अपमानजनक हैं। तो शक्ति का अपमान और सियासी घमासान किस तरह से जारी है और बयानबाजी का दौर किस तरह से जारी है, वो आप लगातार देख रहे हैं। और देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बीते दिन तमिलनाडु के दौरे पर रहे थे तो हिंदू पर किस तरह से सवाल उठा रहे हैं विपक्ष, इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए थे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये बड़ी जानकारी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को टिकट मिलेगा। गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को टिकट मिलेगा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभी आपको याद भी होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह क्षेत्र में पहुंचे हुए थे, इस दौरान वो जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए थे। अब ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुलबर्गा से खड़गे के दामाद को टिकट मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, दिल्ली में कांग्रेस CWC की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रहे। राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल इस मीटिंग में मौजूद रहे। ये इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजय माकन आपको सामने नजर आ रहे, PG तमरम, जयराम रमेश, तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के। और अकबर रोड पर ये मीटिंग हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी आपको सामने नजर आ रही हैं और घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की गई है। सबसे बड़ी बात कि युवाओं को नौकरी देने का जिक्र, जो कि प्राथमिकता रहेगी। इंडिया शाइनिंग जैसी गारंटियां होगी। और दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी दी गई है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मंगलवार को पार्टी कार्य समिति की मीटिंग हुई। इसमें घोषणा पत्र पर मंथन हुआ। खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश बदलाव चाहता है और इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों का वही हश्र होगा जो कि साल 2004 में इंडिया शाइनिंग भारत उदय नारे का हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए हम लोगों के वास्तविक मुद्दे पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे और ध्यान आकर्षित करने में कामयाब भी रहे। बैठक में घोषणा पत्र के मसौदे को लेकर मंजूरी मिल गई है। इसमें 5 न्याय जैसे कि युवा, नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी शामिल किए गए। हर न्याय के तहत पार्टी ने 25 न्याय गारंटी देने की घोषणा की और कांग्रेस के इसी न्याय पत्र को फिलहाल बताया गया महत्वपूर्ण। बैठक में लोकसभा के लिए 50 से 60 उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर ये रही कि युवाओं को नौकरी देनी और 30 लाख नौकरी की बात कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आई थी। तो देखिए, कुल मिलाकर 30 लाख युवाओं की भर्ती और OPS बहाली, 5 न्याय गारंटी बनेगी कांग्रेस का हथियार। इस बात का जिक्र हेडलाइंस में भी किया गया है। कांग्रेस की बैठक में लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्र पर मुहर लगी। 5 न्याय समेत 25 गारंटी कांग्रेस के द्वारा दी जाएगी। चुनाव समिति में तीसरी लिस्ट पर भी मंथन किया गया, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा भी अभी तक जो तीसरी लिस्ट है प्रत्याशियों की वो रिलीज नहीं की गई है, जिसके ऊपर मंथन किया गया। इस बीच केंद्र सरकार में 30 लाख युवाओं की भर्ती करने, राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि OPS की बहाली से लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और साथ साथ में OBC, SC, ST की भागीदारी देने से संबंधित 5 न्याय गारंटी का जिक्र कांग्रेस पार्टी की इस मीटिंग में किया गया। 25 चुनावी गारंटियों के सहारे कांग्रेस 2024 के रण में फिलहाल उतरती हुई नजर आ रही है और देखिए, तमाम वादे कांग्रेस भी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी गारंटी यहां पर चुनावों में रंग लाती है, मोदी की गारंटी या फिर कांग्रेस की गारंटी। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई और 11 राज्यों की लगभग 80 सीटों पर चर्चा हुई है। पश्चिम बंगाल से 12 नामों पर मुहर लगी। अधीर रंजन चौधरी का नाम इसमें तय है और आज फिर कांग्रेस की CC की बैठक होने वाली है। जो तमाम राज्य हैं और महत्वपूर्ण नाम है उन पर चर्चा होगी। तो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक बीते दिन भी हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के 12 नामों पर मुहर लगी। अधीर रंजन चौधरी का नाम तय हुआ है और आज फिर से कांग्रेस कमेटी CEC की बैठक होने वाली है और इस बैठक में भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस अब अपनी अगली लिस्ट कब जारी करती है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, पंजाब BJP अकाली दल में शामिल हो सकता है गठबंधन, एक बड़ी जानकारी है। NDA में फिर शामिल हो सकता है अकाली दल, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। NDA में फिर से अकाली दल शामिल हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे अब चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, दल बदल का खेल उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है अकाली दल से जुड़ी हुई जानकारी के मुताबिक BJP अकाली दल में गठबंधन हो सकता है। आगे बढ़ते राज ठाकरे के दिल्ली दौरे के बीच मुंबई में हलचल काफी तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मीटिंग हुई। फिलहाल दोनों की मीटिंग और NDA में राज ठाकरे के शामिल होने पर महाराष्ट्र में बैठक हुई। महाराष्ट्र CM शिंदे के घर सांसदों और नेताओं की मीटिंग हुई है। तो राज ठाकरे जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। कुछ देर पहले हमने आपको खबर भी बताई थी
और उधर हम देखते हैं कि मुंबई में हलचल काफी तेज हो गई। सीएम शिंदे के घर पर सांसद और नेताओं की मीटिंग पहला, दूसरा देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मीटिंग हुई दूसरा। और ऐसे में एनडीए में राज ठाकरे के शामिल होने को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई में काफी हलचल इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। मैकैन वर्ल्ड ग्रुप और साथ साथ में स्कैरक्रो MNC करेंगे बीजेपी का प्रचार। बीजेपी ने किया है दोनों एड एजेंसीज का चुनाव, दोनों कंपनी संभालेंगी बीजेपी का लोकसभा कैंपेन। अब इस बीच दर्जन भर एड एजेंसीज की रेस में इकोनॉमिक टाइम्स की हवाले से एक खबर, तो नए एड ग्रुप को फिलहाल बीजेपी ने चूज किया है अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। बढ़ते खबरों में आगे CCPA ने सरोगेट एड का ब्यौरा मांगा है। शराब कंपनियों के सरोगेट एड खर्च की होगी जांच पड़ताल और मिनरल वाटर, सोडा और म्यूजिक के नाम पर होते हैं ये ऐड और इन्हीं के ब्रांडिंग से स्पॉन्सर किए जाते बड़े इवेंट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ से खबर आपको बताएंगे। राजनांदगांव में लाखों रुपए जब्त हुए हैं। चेकिंग